विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप के बारे में। और विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी इस क्रांति के स्वरूप के बारे में, और मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से यूरोपीय इतिहासकारों ने, जिसमें जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, स्मिथ और पी रॉबर्ट्स ये प्रमुख नाम थे, और इन्होंने किस प्रकार से इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह साबित करने का प्रयत्न किया, और ये बताया कि यह विद्रोह और कुछ नहीं था बल्कि सैनिकों का एक विद्रोह था, जो स्वार्थी सैनिकों की अपनी मांगों को मनवाने की एक कोशिश थी और उनके व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित यह विद्रोह था। तो उसके बारे में मैंने आपसे बात की, और साथ साथ आपको ये भी बताया कि केवल यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह मात्र नहीं था बल्कि जन भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विद्रोह सैनिकों के बगावत से चालू हुआ था। एक सैनिक विस्फोट के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जल्दी ही यह एक जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया। आज विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा इस क्रांति की प्रकृति और स्वरूप से जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दों के बारे में। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि 1857 की क्रांति सामंतों के विद्रोह का परिणाम था, जमींदारों के विद्रोह का परिणाम था। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप जागीरदारों और जमींदारों की बहुत सारी जागीरें और ज़मीनें छीन ली गई और अपने अपना वजूद खतरे के अंदर दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ यह भी हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों के शासकों के साथ मिलकर सामंतों के विशेष अधिकारों को छीन रही थी। इससे सामंतों को अपना वजूद खतरे में दिखाई दिया। कुछ हद तक इस मत के अंदर सच्चाई है, लेकिन केवल और केवल एकमात्र सामंतों के असंतोष को इस क्रांति का कारण नहीं माना जा सकता, बल्कि यह एक मिली जुली प्रक्रिया थी जिसके पीछे बहुत सारी बातें जिम्मेदार थी। तो अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था आहुआ। विद्यार्थियों, आहुआ एक ऐसा केंद्र था जो संपूर्ण भारतवर्ष में चर्चित रहा, और यहाँ पर अंग्रेजी सेना को काफ़ी शिकस्त उठानी पड़ी, और साथ ही साथ अंग्रेजी सेना के कैप्टन मार्क मैसन का सर आहुआ की फौजों ने काट कर आहुआ के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया था, और इस विद्रोह का नेतृत्व कुशाल सिंह चांपावत कर रहा था। लेकिन यदि गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो पता पड़ेगा कि कुशाल सिंह चांपावत एक सामंत था जो मारवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का सामंत था और आहुआ का ठिकानेदार था। उसकी महाराजा जोधपुर के साथ आपस में नहीं बनती थी, इसलिए उसने 1857 की इस क्रांति के उन भागियों को जो कि दिल्ली जा रहे थे उनको रोका और उनको अपने साथ रखा, और न केवल जोधपुर की फौजों से वो लड़ा बल्कि अंग्रेजी फौजों को भी उसने शिकस्त दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुशाल सिंह चांपावत एक सामंत था जिसकी महाराजा जोधपुर के साथ अपने विशेषाधिकारों में कमी को लेकर और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर आपस में तनाव था। तो यह एक उदाहरण मात्र था कि किस प्रकार से एक सामंत या एक जागीरदार कुशाल सिंह चांपावत ने आहुआ जैसे ठिकाने में क्रांति को अंजाम दिया। तो विद्यार्थियों, हम कल्पना कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के कितने जागीरदार और कितने जमींदार रहे होंगे जो अपनी जागीरों के चले जाने से, अपने अधिकारों में कटौती को किए जाने से लेकर परेशान थे, और उनका असंतोष भी इस क्रांति को भड़काने के लिए काफ़ी जिम्मेदार था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकारों ने भूमि सुधारों के नाम के ऊपर इमाम कमीशन और कई गठित किए, जिससे कि बहुत सारे जागीरदारों को अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। तो सामंतों का विद्रोह भी इस क्रांति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं इस क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि क्या यह क्रांति भारत की स्वतंत्रता का प्रथम अध्याय था? क्या यह क्रांति एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था? क्या यह क्रांति हमारी आज़ादी की लड़ाई की एक शुरुआत थी? तो इस बारे में विद्यार्थियों, इतिहासकारों की काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसको साबित करने में। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस श्रृंखला के अंदर वी.डी. सावरकर की। विद्यार्थियों, 1909 में वी.डी. सावरकर ने इस मत का विवेचन किया था कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय है,
और इसे हिंदुस्तान की आज़ादी की कोशिश का पहला चैप्टर माना जाना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया ने भी इस मत का समर्थन किया और पट्टाभी सीतारमैया ने इस क्रांति को हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई बताया। पंडित इसी प्रकार अशोक मेहता अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवोल्ट के अंदर भी ये बताते हैं कि यह एक ऐसी क्रांति थी जिसकी शुरुआत भले ही सैनिक विद्रोह से हुई हो, लेकिन इसके अंदर बाद में जाकर बहुत सारे लोग शामिल हो गए और इस क्रांति का स्वरूप एक राष्ट्रीय स्वरूप हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इस क्रांति की शुरुआत भले ही सैनिक विस्फोट के साथ हुई हो, लेकिन समाज के सभी वर्ग और सभी विचारधाराओं के लोग इस क्रांति के अंदर शामिल हुए। खुद बेंजामिन डिज़रायली ने भी ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा, बल्कि इसे भारत का एक राष्ट्रीय जन विद्रोह कहा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह एक ऐसी क्रांति थी, इन इतिहासकारों के मतानुसार, वी.डी. सावरकर के मतानुसार, प्रोफेसर अशोक मेहता के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, डिज़रायली के विवरण के मुताबिक और पट्टाभी सीतारमैया द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उन्होंने, इन इतिहासकारों ने इस विद्रोह की प्रकृति को हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रथम अध्याय से जोड़ा है। इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय माना है। विद्यार्थियों, जब हम इस मत का गंभीरता के साथ विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनके पास अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए काफ़ी तर्क है। यदि हम इस क्रांति का गहराई से विश्लेषण करते तो हम ये पाते हैं कि भले ही इस क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की हो, लेकिन इस क्रांति के अंदर जल्दी ही बड़े पैमाने पर जनसाधारण और आम जनता कूद पड़ी। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ सैनिक अपनी मांगों को लेकर इस क्रांति में शामिल हुए थे, चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दों को लेकर शामिल हुए थे, लेकिन आम जनता अंग्रेजी दास्ता का जुआ अपने कंधे से उतार देना चाहती थी। आम जनता ब्रिटिश शासन का यहाँ से खात्मा कर देना चाहती थी। वो इस मकसद से इस क्रांति के अंदर शामिल हुए। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस क्रांति के अंदर मरने वाले लोगों में जनसाधारण, आम जनता की भागीदारी ज़्यादा थी। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर आम जनता ने अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं किया। जैसे कि जब जनरल ब्लॉक को नावों की जरूरत हुई नदी पार करने के लिए, तो नाविकों ने उसे नाव देने से मना कर दिया। इसी प्रकार कानपुर में मजदूरों ने अंग्रेजी सैनिक अधिकारियों को और अंग्रेजी नेताओं के लिए मजदूरी करने से मना कर दिया। इवन हम यहाँ तक हम मेवाड़ का उदाहरण देखते हैं। मेवाड़ में जब पॉलिटिकल एजेंट कर्नल सॉवर्स महाराणा से मिलने गया क्रांति के दौरान, तो अंग्रेजी जनता ने, तो भारतीय जनता ने, मेवाड़ की जनता ने उसे धिक्कारा। इसी प्रकार हम कोटा में देखते हैं, तो कोटा में अलग स्थिति देखते हैं। कोटा में भी जनता विद्रोही के साथ थी और जनता ने कोटा के महाराव को तब तक घेरे रखा जब तक कि वह विद्रोहियों का साथ देने के लिए तत्पर नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि इस क्रांति के में बहुत सारे तथ्य नहीं थे, बड़े पैमाने पर जनता इसके अंदर जुड़ी हुई थी। इस क्रांति के अंदर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर काम किया। क्रांति का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर ने किया। जफर जो भले ही पॉलिटिकली कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन तब भी जफर का नाम हिंदुस्तान के हर बासिंदे के लिए और हिंदुस्तान के हर राजा महाराजा और जमींदार के लिए एक प्रभावी नियंत्रक शक्ति के रूप में काम करता था, जिससे कि वे प्रेरणा प्राप्त करते थे। तो यह इस क्रांति का राष्ट्रीय स्वरूप था। लेकिन इस क्रांति के बारे में विवेचन करेंगे गंभीरता के साथ, तो हम ये पाएंगे कि इन सारे मतों का विवेचन करने के उपरांत, चाहे हम इसे सैनिक विद्रोह के रूप में देखें, चाहे जमींदारों के विद्रोह के रूप में देखें, चाहे मुसलमानों के बगावत के रूप में देखें, चाहे हम अंग्रेजी इतिहासकारों के इस मत को देखें कि साहब कि यह गोरे बनाम काले लोगों के बीच का संघर्ष था। एक तथ्य ये भी आए कि साहब कि यह गोरे और काले लोगों के बीच के अंदर संघर्ष था, लेकिन वास्तव में हकीकत ऐसे नहीं थी। जब इसका विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि भाई सारे गोरे लोग तो एक तरफ थे, यानी सारे अंग्रेज और सारे यूरोपियन तो एक तरफ थे, लेकिन सारे काले लोग, सारे इंडियन एक तरफ नहीं थे, बल्कि राजस्थान की अधिकांश रियासतों के, राजस्थानी नहीं बल्कि देश की अधिकांश रियासतों के देसी राजा महाराजा और जमींदार वे अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। और खुद अंग्रेजों ने इस बात पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया 1857 की क्रांति के बाद कि हमने जिन सामंतों और जमींदारों को नष्ट करने की कोशिश की, जिनके अधिकारों में कटौती की, वे खुद हमारे लिए एक रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े हुए और देसी रियासतों में खुलकर अंग्रेजों का सहयोग दिया। केवल गिने चुने
रियासतों को देखें तो बाकी छोड़ दे तो बाकी सारे देसी रियासतें अंग्रेजों के साथ थी। राजस्थान में भी चाहे मेवाड़ का घराना हो, चाहे जोधपुर का राजघराना हो, चाहे बीकानेर का घराना हो, उल्टे बीकानेर में तो देख रहे कि बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह खुद घोड़े के ऊपर सवार होकर सैनिक लेकर विद्रोहियों को कुचलने के लिए निकल गया था। तो ये इस प्रकार से इस क्रांति का स्वरूप था। तो ये कह सकते हैं कि ये क्रांति एक मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसको हम हमारी आज़ादी की एक कोशिश से जोड़ सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसे हम सैनिकों के विद्रोह से जोड़ सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसे हम कुछ लोगों के निजी स्वार्थों से भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें थी और खुद महाकवि सूर्यमल मिश्रण जिन्होंने वीर सतसिंह और वंश भास्कर लिखा था और उन्होंने राजस्थान की देसी रियासतों के राजा महाराजों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए लिखा कि ये तो हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा गले हुए निकले। यानी उन्होंने जो नकारात्मक भूमिका निभाई क्रांति के दौरान, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता, पूरी तरीके से जनता का विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये एक मिलीजुली प्रतिक्रिया थी जिसके अंदर बहुत सारे तत्व अंतर्निहित थे। तो अब बात आती है कि इस क्रांति के बारे में फिर कहा क्या जाए। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि भले ही क्रांति, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्रांति किन लोगों ने की, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि यह क्रांति क्या छाप छोड़ गई, यह क्रांति क्या स्वरूप छोड़ गई। जैसे कि हम इंग्लैंड की बात करते हैं 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में, तो उस क्रांति के अंदर कोई गौरवपूर्णता जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि इम्पोर्टेंट ये था कि उसके बाद उस क्रांति ने जनतंत्र, प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली के जो आदर्श छोड़े वो महत्वपूर्ण थे। जैसे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का विश्लेषण करें, वह क्रांति राजाओं के और सामंतों के विशेषाधिकारों का अंत करने के लिए हुई थी, लेकिन बाद में हम ये देखते कि क्रांति विश्व इतिहास में भाईचारे, बंधुत्व और इन चीज़ों का आदर्श बन गई। मानव अधिकारों का आदर्श बनी, भाईचारे का आदर्श बनी, बंधुत्व का आदर्श बनी। तो हमें इस 1857 की क्रांति में भी ये देखने की जरूरत है कि 1857 का रिवोल्ट किन आदर्शों को छोड़ गया। तो जब हम 1857 के परिणामों का विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इस विद्रोह ने बहुत सारी जगह अपनी छाप छोड़ी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेज इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुए कि शासक और शासितों के बीच का अंतर खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि यदि शासक और शासितों के बीच में संवादहीनता की स्थिति हुई तो एक प्रकार से पुनः विद्रोह हो सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई अन्य संस्थाओं की स्थापना इस बात का परिणाम थी। और नवंबर 1858 की महारानी की जो घोषणा थी कि सरकारी नौकरियों में जहाँ तक नियोजन की बात है तो धर्म, रंग, लिंग आदि के भेदभाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी भारतीयों को भी उच्च सेवा में नियोजन की बात मिलेगी, भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें ये थी जो इस क्रांति का एक परिणाम था। इस क्रांति ने जिन चीज़ों पर छाप छोड़ी उन महत्वपूर्ण बातों में से ये बातें भी शामिल थी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस क्रांति के स्वरूप और प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। बाकी आप जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे और जितना ज़्यादा आप मेरे से प्रश्न उत्तर करेंगे, संवाद करेंगे, तो हम इन चीज़ों को और भी गहराई और बारीकी के साथ समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।